Good morning, everyone. Welcome to Exact IS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 1st of October. अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है. मेंस के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे भी करके हमें हमारे मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स वाइंड अप कर देने चाहिए. उसके बाद जनवरी से प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की तरफ फोकस हो जाना चाहिए. सो विदाउट गेटिंग डिले हम स्टार्ट करते हैं. आज की फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स. बेसिकली हर मंथ की स्टार्टिंग या एंड होने पर हमारे पास एक रिपोर्ट आती है जिसे बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने रिलीज की जाती है एनएसओ के द्वारा, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये जो इंस्टीट्यूट है ये 8 कोर सेक्टर्स, हमारी इकोनॉमी में कई सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि कोल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अलग अलग सेक्टर्स हैं. सो इन सारे सेक्टर्स में से 8 कोर सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है. ये 8 कोर सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में अप्रोक्स 40% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं. सो आईआईपी के अंतर्गत पूरे महीने के दौरान इन 8 कोर सेक्टर्स में क्या चेंजेस आए, क्या ये वाइडन हुआ, मतलब कि इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके प्रोडक्शन में कमी आई, इन सारी चीजों को मॉस्पी के द्वारा, एनएसओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है. बेस ईयर लिया गया 2011-12, उस हिसाब से हर महीने ये अपने डेटा को रिलीज करते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, जो हमारी जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ या अलग अलग तरह के एस्टिमेट्स को बताती है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी किस ओर जाएगी, क्या इकोनॉमी बढ़ेगी, क्या इकोनॉमी घटेगी, इन सब के एस्टिमेट्स के लिए इस डेटा को यूज किया जाता है. अगर मैं इन 8 कोर सेक्टर्स की बात करूं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, ये 8 सेक्टर मिलकर हमारी इकोनॉमी में अप्रोक्स 40.27% का कंट्रीब्यूशन होल्ड करते हैं. सो हर महीने की स्टार्टिंग में एक इंडेक्स आती है जो कि हमें बताती है कि इस महीने हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा रहा है. अगर इस बार की बात करें तो आउटपुट लेवल इन इंडिया कोर सेक्टर स्लिप्ड टू अ 9 मंथ लो इन अगस्त. बेसिकली हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं जो हमारा एस्टिमेट्स है कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो डेटाज आ रहे हैं हर महीने हमें दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन कम है. सो इस बार के आईआईपी में भी ये देखने को मिला कि अगर हम पिछले 9 महीनों के डेटा से कंपेयर करें तो 9 महीने में सबसे कम अगस्त मंथ का ही प्रोडक्शन हुआ है. 6 of 8 infrastructural segments witnessed a year-on-year contraction in production, while fertilizer and steel output grew at a milder pace. सिर्फ फर्टिलाइजर और स्टील में हमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है, बाकी सारे सेक्टर्स में हमें कॉन्ट्रैक्शन ही देखने को मिला है. हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि हर महीने क्या ग्रोथ रेट रहा, किस रेट से बढ़ा प्रोडक्शन या किस रेट से घटा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बट यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है या ये 8 सेक्टर मिलकर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में. सो डिस्कस कर लिया हमने इसे डेप्थ में. नेक्स्ट न्यूज इज कीप कॉट्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, एससी टेल्स नायडू. ये न्यूज जो आई है ये अगेन बालाजी मंदिर के रिस्पेक्ट में आई है. हम सब जानते हैं कुछ दिनों से कंटिन्यू ये मुद्दा डिस्कशन में चल ही रहा है कि जो तिरुपति मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, वहां पे जो प्रसादम यूज हुआ उसमें एनिमल फैट के मॉलिक्यूल्स देखे गए, मतलब कि जो घी यूज हुआ है प्रसाद को बनाने में उसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस देखा गया. इसी रिगार्डिंग जो वहां के करंट सीएम है उनके साइड से एक स्टेटमेंट आया कि ऐसी जो रिजीम है ये पुराने पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फॉलो की गई थी, इसलिए ये अभी तक कंटिन्यू आई है. सो इसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप भगवान को पॉलिटिक्स के बीच में मत लाइए, भगवान को पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिक्स वाले रीजन से दूर रखिए, मतलब कि हमारी गलती नहीं है, पिछली पार्टी की गलती है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक पॉलिटिकल चीजें है.
सो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि कीप गॉड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। Next is Vaishnav undertakes 3-day Japan tour to clear bullet train hurdles ahead of Modi's visit. बेसिकली ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है इंडिया और जापान के बीच में। 2006 से इंडिया और जापान कंटिन्यूअसली एनुअल समिट कंडक्ट करती है। सो 12th समिट के दौरान इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत जापान हमारी मदद करेगा बुलेट ट्रेन बनाने में। बेसिकली हम मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए एक फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और हर चीज में हेल्प करने की बात की थी जापान ने। हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी देगा और कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन बनाने में हमारी मदद करेगा। सो थोड़ा सा एक बार डेप्थ में समझते हैं इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को। हमारे रिलेशनशिप कोई आज के नहीं है, पुराने सदियों से चलते आ रहे हैं। हमारे जापान और इंडिया के बीच में सिविलाइजेशन एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म के थ्रू हम कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया, चाहे बायलैटरल टाइज हो गए, दोनों बहुत ही डिपेंड तरीके से कनेक्टेड है। इंडिया और जापान के बीच में कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते, ना तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ना ही किसी चीज को लेकर के डिफरेंस। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप्स बहुत सॉफ्टली चलते हुए चल रहे हैं। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज डिफेंस टाइज। इंडिया और जापान के डिफेंस टाइज की बात की जाए तो हम कई सारी बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, जैसे कि धर्म गार्जियन हो गया, मालाबार हो गया, एंड वेलकमिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ जापान फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज मिलान। और साथ के साथ हमने मिलान एक्सरसाइज में भी जापान का पार्टिसिपेशन देखा है। होता क्या है ना कि दो कंट्रीज की जो फोर्सेस रहती हैं, चाहे वो नेवल फोर्स हो जाए, आर्मी फोर्स हो जाए या एयर फोर्स हो जाए, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज की फोर्सेस को साथ में मिलकर उस सर्कमस्टेंस को टैकल करना रहता है। सो उस बीच आप एट द स्पॉट तो कोऑर्डिनेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस दौरान होता क्या है कि पहले से कंट्रीज आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, ताकि दोनों फोर्सेस, दोनों अलग अलग कंट्रीज की फोर्सेस एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज को, एक दूसरे के तरीके को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए, ताकि जब भी वक्त आए कोऑर्डिनेशन की डिमांड हो तो दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। सो इसी के रिस्पेक्ट में इंडिया और जापान के बीच में बेसिकली धर्म गार्जियन और मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। देन ट्राई सर्विस एक्सचेंजेस की भी बात की जा रही है। Coast Guard have had regular annual exchanges since 2006, including Japan and India Vision 2025, Special Strategic and Global Partnership। Basically, Indo-Pacific region की safety security के लिए विजन 2025 चलाया जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसमें ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज होंगी, मतलब कि जो तीनों सर्विसेज है हमारी, चाहे नेवल, एयर, आर्मी, तीनों सर्विसेज मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगी और इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए मिशन चला रही हैं। देन थर्ड वन इज इकोनॉमिक टाइज। इंडिया और जापान, जापान ने समय समय पर हमें प्रूफ किया है कि वो हमारा एक बहुत ही बेहतर दोस्त है। समय आने पर जापान ने हमारी मदद भी की है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में जब हमारा रिजर्व खत्म हो गया था, जब हम किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उस समय पे जापान ने प्रूफ किया कि वो हमारा कितना अच्छा दोस्त है। उसने हमें इस क्राइसिस से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया था। साथ के साथ अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा ट्रेड और एक्सचेंजेस कंडक्ट हो रहे हैं। इंडिया जापान का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4th लार्जेस्ट पार्टनर है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान टू इंडिया हैज इंक्रीज्ड एंड जापान वाज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया एंड द 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। मतलब कि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी टाइज भी बहुत ही अच्छे लेवल पर हो रहे हैं। अब बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की। जापान के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया जाता है, दैट इज एशियन हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव। और इंडिया में हम सब जानते हैं हमारा एक आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इंडिया जापान के रिलेशन को देख करके कि दोनों कंट्रीज, जापान का AHWIN और इंडिया का आयुष्मान भारत, दोनों कोलैब करके पूरे बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट
India has been the largest recipient of the Japanese official development assistance. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए या कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए, उन सब में जापान ने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो के डेवलपमेंट में हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हो गया, जापान आए दिन हमें बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी प्लस लोन के साथ फैसिलिटीज देने की कोशिश करता रहा है। अभी की बात करें तो अभी का जो न्यूज डिस्कशन आया है वो भी मुंबई अहमदाबाद मेट्रो बुलेट ट्रेन के रिस्पेक्ट में आया कि दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। दोनों कंट्रीज बात कर रही हैं कि हम मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे। उसी रिगार्डिंग हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, वो जापान जाएंगे इन सारी चीजों को कंसीडर करने की आखिर कौन से हर्डल्स आ रहे हैं, किस वजह से बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट में देरी चल रही है। Our next news is Maharashtra cabinet clears housing for project affected people on Mumbai salt pans. बेसिकली महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, सो उसी रिगार्डिंग वहां की गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स लाती है, अलग अलग स्कीम्स लाती है। सो उसी रिगार्डिंग एक स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो स्लम एरियाज है उनके लिए सॉल्ट पेन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। हमारे लिए गवर्नमेंट के जो असेंबली इलेक्शंस के पहले कौन से रीजन की गवर्नमेंट कौन सी स्कीम चला रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्ट पेन को समझना। Salt pans are low-lying tracts of land where seawater periodically flows in, leaving behind deposits of salt and minerals. Basically हम सब जानते हैं महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट है, सो कोस्टल स्टेट होने के कारण वहां पे सी से एडजॉइनिंग एरियाज जो है वहां पर कभी कभी सी वाटर अगर इंट्रूड कर जाता है, अगर एंटर कर जाता है, तो जब सी वाटर वापस जाता है ना, वाटर तो वापस चला जाता है, लेकिन वहां पर सॉल्ट और मिनरल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रह जाते हैं। इस वजह से वहां पर छोटे छोटे टीले टाइप के बन जाते हैं, पेन्स टाइप के बन जाते हैं। इस रीजन को बोला जाता है सॉल्ट पेन्स। ये लो लाइंग रीजन रहता है, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर इकोनॉमिक और बाकी चीजों की बात की जाए तो सॉल्ट पेन्स बहुत ही सॉल्ट पेन्स sorry, there was some technical issues, so I was discussing regarding salt pans. सो सॉल्ट पेन्स लो लाइंग रीजन्स रहते हैं और देखा जाए तो वो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, सी वाटर में मिनरल्स सॉल्ट सब प्रेजेंट रहते हैं। सो जब सॉल्ट पेन्स बनते हैं ना तो वो मिनरल्स और सॉल्ट वहीं पर रह जाता है। सो जो वहां पर आने वाला पॉपुलेशन है, जो वहां पर लोग आने वाले रहते हैं, सो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क कर सकता है। वहां से वो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करके ले जा सकते हैं, सप्लाई चेन बना सकते हैं पूरा। साथ के साथ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उन मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करके उससे इकोनॉमी या फाइनेंस जनरेट किया जा सकता है। This natural process plays a critical role in maintaining the balance of coastal ecosystem. अभी तो मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट बताया इस चीज का। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ इन्वायरमेंटली भी बहुत बेनिफिशियल रीजन रहता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या रहता है, वो जो रीजन है ना, वो एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है। मतलब कि वहां पर ऐसे प्लांट्स ट्रीज उगने लगते हैं जो कि सुनामी के शौक से या साइक्लोन के शौक से उस रीजन को रोक सकते हैं। एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाने में सॉल्ट पेन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसी तरीके से हमने देखा कि जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि सॉल्ट पेन्स पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज SC ग्रांट्स एंटिसिपेटरी बेल टू एक्टर सिद्दीकी इन रेप केस। हम सब जानते हैं केरला गवर्नमेंट ने एक हेमा कमेटी रिपोर्ट बनाई थी जो कि वर्क कर रही थी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के। सो उसी रिगार्डिंग कई सारे एक्टर्स वगैरह का अरेस्ट चल रहा था। उसी रिगार्डिंग एक एक्टर सिद्दीकी के को एंटिसिपेटरी बेल
दी गई है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है कि कौन सी एक्टर को कौन सी बेल दी गई, हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है बेल्स को समझना। पहली बेल है, टाइप ऑफ बेल है इंटरिम बेल, ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर द हियरिंग फॉर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। बेसिकली बेल क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन एक्यूज्ड है, किसी के ऊपर शक है कि उसने एक क्राइम कंडक्ट किया है, सो पुलिस क्या करती है, उसे अपनी कस्टडी में अरेस्ट कर लेती है। सो उसे पुलिस की कस्टडी में शॉर्ट टाइम के लिए रिलीज करवाना या जुडिशियल कस्टडी से रिलीज करवाने की प्रोसेस को ही बेल बोला जाता है। पहला टाइप ऑफ बेल है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। मान लो कोई पर्सन अरेस्ट हो गया और उसकी हियरिंग में अभी समय है, तो उसे बेल प्रोवाइड करने के लिए जो बेल यूज की जाएगी वो इंटरिम बेल। सेकेंड वन इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ऐसी बेल होती है जो कि ऐसे ऑफेंसेस के लिए दी जाती है जो कि नॉन बेलेबल है, मतलब कि कुछ ऐसे ऑफेंस रहते हैं जिन पर आप बेल नहीं दे सकते हो, बट स्टिल कुछ प्रोविजंस के अवेलेबिलिटी पे आप उन्हें भी बेल दिला सकते हो। इस तरह की बेल को बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी बेल। स्टैट्यूटरी बेल एक कह सकते हैं कि लीगल बेल है। मान लो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट दिखाने में, अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो जाती हैं, सो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि उस पर्सन को स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा बेल देनी पड़ती है। इस तरह की बेल को बोला जाता है स्टैट्यूटरी बेल। देन रेगुलर बेल, नॉर्मल जो लीगल मैकेनिज्म से बेल प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद मेडिकल बेल, अगर किसी पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उस दौरान उसे बेल देनी है तो उसे बोला जाता है मेडिकल बेल। नेक्स्ट न्यूज इज हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो एडिटोरियल है ना, ये न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है। हमने कुछ एम सेट किया है कि हम 500 गीगावाट एनर्जी बाय अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी अचीव करेंगे 2030 तक। सो उसी रिगार्डिंग एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, हैवी मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको यूज किया जाता है, उनके एटम्स को तोड़ा जाता है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। और इस फिजन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से टरबाइन को मूव करवाया जाता है, टरबाइन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी को मेन इलेक्ट्रिसिटी के उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक क्लीन एनर्जी है, बस थोड़े से ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें रखने की जरूरत पड़ती है। सो इसी रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया, इसमें बात की जा रही है कि अभी के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इंटर कराने की बात करेंगे। मतलब कि जो हमारा एम है 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सो इसी रिगार्डिंग हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी एंट्री देंगे। बट अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी लीगल चीजें कंडक्ट नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक एक्ट है जिसे बोला जाता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये एक्ट हमारी एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी के सारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं इन सबको गवर्न करता है। तो इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सोल अथॉरिटी दे रखी है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। सो अगर हम बात कर रहे हैं ना कि हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाने हैं, सो जरूरत है कि हम इस एक्ट में चेंजेस लाएं ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो एंट्री है वो लीगल तरीके से हो सके। पहला चीज। दूसरा, इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल करना बहुत ही, मतलब कि सावधानी से उसे हैंडल करना पड़ता है। ये कोई इजी टास्क नहीं है। हमारी हिस्ट्री में हमने देखा है, चेर्नोबिल का इंसिडेंस हो गया या फिर फुकुशिमा वाला इंसिडेंस हो गया। इन सब इंसिडेंसेस के कारण ह्यूमैनिटी को बहुत ही लार्ज मतलब मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। सो पहली चीज, न्यूक्लियर एनर्जीज में हैवी मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। इन सब की रेडियो एक्टिविटी के कारण रेडिएशंस रिलीज होती है और वो रेडिएशंस ह्यूमन की हेल्थ को बहुत ही डेप्थ तक एडवर्स इफेक्ट पहुंचा सकती है। सो अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स का एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, सो जरूरी है कि हम पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करें
लीगली जो हमारे एक्ट्स हैं जो इन चीज़ों को गवर्न करते हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सोली अथॉरिटी दे रखी है न्यूक्लियर एनर्जी में डील करने की, सो वो लीगल मेजर्स में भी पहले हम अमेंडमेंट्स लाएं, उसके बाद जाकर के हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इस फील्ड में उतारें। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जापान हो गया, चाइना हो गया, अलग अलग कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशन के कारण हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब कि जो डेमोग्राफी एक कंट्री में जो डेमोग्राफी रहती है ना, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, उसमें सिल्वर डिविडेंड मतलब कि ऐसे लोग जो कि एक एल्डरली पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, जो अपना एक एज को 50s की एज को जी चुके हैं, उसके बाद की एज वाले ग्रुप के लोगों को सिल्वर डिविडेंड बोला जाता है। सो ऐसी लोगों के लिए हमारे कंट्री में जरूरी है कि चूंकि उनका जो कंपोजिशन है वो पॉपुलेशन में बढ़ रहा है, सो जरूरी है कि हम उनसे रिलेटेड चैलेंजेस और इश्यूज को भी पहले ठीक करें। बात करते हैं कुछ चैलेंजेस को देखा जाए, हेल्थ चैलेंजेस हो गया, सोशल चैलेंजेस हो गया, अलग अलग तरह की चीजों को वो सफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हेल्थ केयर कंजप्शन ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रेजेंटली एस्टिमेटेड एट 7 बिलियन इज राइजिंग। बेसिकली पहला चीज हो गया हेल्थ को लेकर के है, जो बड़ी एज के लोग रहते हैं उनमें देखा गया है कि उनके अंदर कहीं ना एक डिसीज तो देखने को मिलती है, बी इट बीपी, चाहे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, अलग अलग प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। सो इसलिए हम उनके हेल्थ से रिलेटेड भी बात करें। फॉर एग्जाम्पल हमने उनकी हेल्थ के लिए तो ऑलरेडी एश्योरेंस दे रखा है, दैट इज आयुष्मान भारत, पीएम आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज। अगर वो 70 ईयर्स से बड़ी एज के हैं, चाहे वो किसी भी क्लास कास्ट को बिलोंग करते हैं, हम उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। दूसरी सोशल की बात की जा रही है, जो उनके केयर गिवर्स रहते हैं, जो केयर टेकर्स रहते हैं, या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, सो जरूरत है कि हम उनको भी समझाएं, उनके अंदर भी इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि एल्डरली लोगों की डिमांड क्या रहती है, उनको समय समय पर किस चीज की जरूरत है, उनके साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि वो हमारे ऊपर एज अ बर्डन ना हो, बल्कि एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह काम करें। मतलब कि उनका जो नॉलेज रहता है, उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, चीजों को देखने का नजरिया रहता है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए हो जाए, हमारी सोसाइटी के लिए हो जाए, वो एक बेनिफिशियल वे में वर्क करे। दूसरी चीज, तीसरी चीज डिजिटलाइजेशन को एज अ कंसर्न देखा गया है कि जो हमारी सिल्वर डिविडेंड पॉपुलेशन है वो डिजिटली उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, उन्हें सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। सो जरूरत है कि हम इस सेक्टर में भी उनका अवेयरनेस बढ़ाएं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनके केयर टेकर्स को इस तरह से ट्रेन करें कि उन तक डायरेक्टली फैसिलिटीज पहुंचाई जा सके। सो ये जो एडिटोरियल है वो एजिंग पॉपुलेशन को लेकर के ही डिस्कस कर रहा है कि हमें हेल्थ सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, डिजिटल सेक्टर हो गया, तीनों चीजों में रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में जो बड़ी एज के पीपल्स हैं वो एज अ चैलेंज नहीं बल्कि एज अ अपॉर्चुनिटी हमारे साथ खड़े रहें। नेक्स्ट वन इज स्टडी बट स्लो। इस एडिटोरियल में बेसिकली नासा के एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज वाइपर वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। बेसिकली ये एक मून मिशन था जिसे नासा ने कैंसल आउट कर दिया है। इस मिशन के अंतर्गत बात की जा रही थी was designed to map the distribution of water ice in the moon's south pole region and the soils in which it occurred over 3 months। बेसिकली ये एक मिशन था जो कि मून के रिगार्डिंग हमने बनाया था, नासा ने डेवलप किया था, बट इसे कैंसल आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये बहुत एक्सपेंसिव था, सेकेंड थिंग इसमें कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा था। जो नासा कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इसको प्रॉपर डिजाइन तो कर दिया था, इसे इम्प्लीमेंट करने की ही बात चल रही थी, बट
एक्सपेंस के कारण और डिले के कारण इसे कैंसिल आउट कर दिया गया। हमारे लिए ये एडिटोरियल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है कि वाइपर एक मिशन था जिसे कैंसिल आउट कर दिया गया है। उसका फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसके अंतर्गत हम मून के साउथ पोल में जो वाटर आइस प्रेजेंट है उसको स्टडी करने की बात कर रहे हैं। Then next is Manipur government extends AFSPA in hill districts for 6 months. बेसिकली हमने कई बार डिस्कस किया है, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर वाला रीजन है, वहाँ पर वायलेंस लाइक सिचुएशन, इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसी रिगार्डिंग हमने इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए इन डिस्टर्ब्ड एरियाज के नॉर्मल वर्किंग के लिए वहाँ पर AFSPA रूल लगा रखा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 हुआ क्या था ना कि 1942 के टाइम पीरियड में जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, उस टाइम पे कंट्री में इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। जो रीजन्स थे वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन थी ही नहीं। सो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था जिसे बोला जाता है आर्म्ड फोर्सेस रूल। इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, अपने आर्मी के फोर्सेस के ऑफिशियल्स को पावर दे दी जाती थी कि आप किसी भी पर्सन को शूट कर सकते हो अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा है, अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, सिर्फ अगर वो सस्पेक्टेड है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई क्राइम करने वाला है, सो आप उसे देखकर तुरंत उसको शूट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग उस ऑफिसर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी कि अगर आप ऐसा कोई टास्क कर रहे हो तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो ऐसा ही एक एक्ट हमने 1958 में इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। इस एक्ट के अंतर्गत हम कुछ रीजन्स को, किसी कंप्लीट स्टेट या फिर उस स्टेट के कुछ रीजन्स को डिस्टर्ब्ड एरिया बना सकते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अगर हमने किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है, सो वो 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया ही डिक्लेयर रहता है। उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर से उसका हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ये एक्सटेंड करना है या फिर जो एरिया है वो अंडर कंट्रोल आ चुका है। सो इसके अंतर्गत क्या होता है कि AFSPA के अंतर्गत certain special powers upon members of the armed forces in disturbed area in north eastern state। मतलब कि आर्म फोर्सेस के पर्सोनेल को हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल पावर देते हैं ताकि वो वहां पे गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर कंडक्ट कर पाए। और इसके अंतर्गत उन्हें एक इम्यूनिटी भी दी जाती है कि वो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर जो हैं, जो लोग हैं, वो किसी भी पर्सन को शूट एंड सी एंड शूट भी कर सकते हैं। Then next is Air Chief Marshal AP Singh takes over as Air Force Chief। बेसिकली इंडिया को उनके नए एयर चीफ मार्शल मिल गए हैं जिनका नाम है AP सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बेसिकली इंडिया के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ मिल गए हैं जिनका नाम है AP सिंह। नेक्स्ट इज मिथुन चक्रवर्ती टू गेट दादा साहब फाल्के अवार्ड। हम सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती जी को, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की बात की जा रही है। दादा साहब फाल्के अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि सिनेमा की इंडस्ट्री में दिया जाता है। A highly coveted collection of honors in the film industry. The award is named after Dundi Raj Govind Phalke, the pioneering filmmaker who gave India its first film Raja Harish Chandra in 1913। 1913 में इंडिया में फर्स्ट फिल्म आई थी जिसका नाम था राजा हरीश चंद्र। उसे बनाने में जो उसके क्रिएटर हैं वो है डुंडी राज गोविंद फाल्के। उन्हीं के नाम पर हम दादा साहब फाल्के अवार्ड चलाते हैं। हर साल 1967 से ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। सो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी हैं उनको ये अवार्ड अब दिया जाना है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन चक्र 3, सीबीआई अरेस्ट 26 साइबर क्रिमिनल्स। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन चक्र 3 किससे रिलेटेड है। सो ऑपरेशन चक्र 3 साइबर क्राइम से रिलेटेड है। साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 चलाया था। नेक्स्ट इज
सेंटर टू डिजिटाइज मोर म्यूनिसिपल सर्विसेज। बेसिकली इंडिया में 2021 में हमने एक मिशन चलाया था, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको डिजिटलाइज करना, रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज करना, सर्विसेज और गवर्नेंस को और भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए हमने ये मिशन चलाया था। इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आया है कि अब हम म्युनिसिपल सर्विसेज को और भी ज्यादा ब्रॉडेन करेंगे और भी उनको डिजिटल फुटप्रिंट तक लेकर आएंगे। नेक्स्ट इज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस, इंडियाज Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 CAD टू 9.7 बिलियन। बेसिकली होता क्या है ना, डेफिसिट मतलब कि कमी। देखो, कोई भी पर्सन होता है, अगर किसी ने जितना अर्न किया उतना ही एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसे बोला जाता है जीरो। लेकिन अगर किसी पर्सन ने कमाया कम और खर्च ज्यादा कर दिया, उसे बोला जाता है डेफिसिट। सो ऐसा ही इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि होता क्या है कि कितना हमारे पास आया और कितना गया। इंडिया एक ग्लोबली कनेक्टेड कंट्री है। इंडिया अलग अलग कंट्रीज से ट्रेड करती है, कहीं चीजों को भेजती है, कहीं चीजें मंगवाती है, मतलब कि कहीं एक्सपोर्ट करती है, कहीं से इंपोर्ट करती है। सो उसी रिगार्डिंग देखा गया है, इंडिया में ट्रेड डेफिसिट हुआ है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया है उससे ज्यादा इंडिया ने इंपोर्ट किया है। सो पहले ट्रेड डेफिसिट था $8.9 बिलियन का, लेकिन अब वो बढ़कर $9.7 बिलियन तक पहुंच गया है। अब प्रीलिम्स रिवीजन की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज गारा जुब्जेनेसिस एंड फिलोरकस कोशियनी। ये दोनों फिशेस की स्पीसीज है जो कि हमें नागालैंड में देखने को मिली है। जो गारा स्पीसीज है ये जुब्जा रिवर में देखने को मिली है, जो कि नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। बेसिकली जुब्जा रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इसी में हमें फिश की नई स्पीसीज देखने को मिला है जिसका नाम है गारा जुब्जेनेसिस। The next one is साइलोरिंकस कोशियनी। एक रिवर है टैपुइकी रिवर, जो कि बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर में हमें दूसरी फिश की स्पीसीज देखने को मिली है जिसका नाम है कोशगिनी। इस तरह की स्पीसीज यूजुअली यूपीएससी में पूछी जाती है प्रीलिम्स में, सो इसलिए मैंने इन दोनों स्पीसीज को डिस्कस कर लिया। हालांकि इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट स्टिल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी इन मुंबई। बेसिकली हम मुंबई में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि हमें विजुअल इफेक्ट, एक्सटेंडेड रियलिटी, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सब में एक एक्सीलेंस अचीव करने के लिए मदद करेगा। होता क्या है ना कि ऐसे सेंटर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी इंडिया में टैलेंटेड लोग हैं जो इस सेक्टर से रिलेटेड है वो पूल अप हो जाए, मतलब कि एक जगह पे आ जाए और कहीं ना कहीं उस सेक्टर को ग्रो करने में मदद करें। Focusing of creating Indian IP, leveraging our cultural heritage in new age, create a multiplier effect in the industry and industry-led initiative in partnership with state and academia। वही बात है कि एक्सीलेंस हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो पूल अप होके कहीं ना कहीं बढ़ाने में हमारी मदद करें। नेक्स्ट इज ऑपरेशन अमृत। केरल की गवर्नमेंट ने 2023 में एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत। इस ऑपरेशन के तहत होता क्या है कि हम सब जानते हैं इंडिया में AMR बढ़ ही रहा है, मतलब कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब कि जब हमारी बॉडी में जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग एक्शन लेती है। जो हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई ये सारे प्रेजेंट हैं, उसको खत्म करने में एंटीबायोटिक्स हमारी मदद करती है। लेकिन जब हम रैम्पेंट कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करने लगते हैं, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम खा रहे हैं, अपने आप को खुद ठीक कर रहे हैं, सो इससे क्या होता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेती है।
फिर वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में काम करना बंद कर देती हैं। सो इन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए 2011 में एक रूल लाया गया था जिसे बोला जाता है H1 रूल। इसके तहत ऑन ओवर द काउंटर सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन बाद में इंडिया ने ये बैन तो हटा दिया, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने इसी रिस्पेक्ट में एक अपना ऑपरेशन अमृत चलाया है, जो कि बात कर रहा है एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर सेल करने को प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द 2011 H1 रूल बेसिकली वही ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को सेलिंग करने पर बैन करना, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल स्टोर्स टू इंश्योर कंप्लायंस। इसके तहत हम AMR को मिटिगेट करने की बात करें, जो हमारी बॉडी ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लिया है उसको मिटिगेट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज, अब एक PYQ दिया गया है आप लोग को, दैट इज राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसलिए आप कल की क्लास में आए और इसे समझें। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो की लेक्चर PDF के लिए आप ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच।